है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मतलब एक तेज रिवीजन कैप्सूल जैसा है। बिल्कुल। अगले कुछ मिनटों में हम कोशिश करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग से जुड़े 30 अहम सवालों और उनके जवाबों को फटाफट देख लें। हाँ, ताकि जो जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं वो ताज़ा हो जाएं। ये अक्सर परीक्षाओं में आते भी हैं। जी। और ये जानकारी खासतौर पर जो कृषि से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे IBPS, AFO, ICAR, JRF, ARS, RPSC एग्रीकल्चर, BHU, CUET, JNKVV, RVS का VV, इन सब के लिए काफी मददगार हो सकती हैं। और हाँ, अगर किसी को और विस्तार से पढ़ना हो, नोट्स चाहिए हो या और सवाल देखने हो तो agriexam.com पर देख सकते हैं। वहाँ काफी सामग्री है। बिल्कुल। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये सवालों का सिलसिला। ध्यान से सुनिएगा, हर सवाल के बाद उसका जवाब आएगा। तैयार है? चलिए, प्रश्न संख्या 1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? इसका सही जवाब है 3.1। हाँ, 3.1। जी, ये मेंडल का जो प्रभुत्व का नियम है ना, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। F2 पीढ़ी में यही अनुपात मिलता है। बिल्कुल सही, ये तो जेनेटिक्स का एकदम बेसिक है। अच्छा, अब अगला प्रश्न संख्या 2, धान के जो सर्टिफाइड बीज होते हैं, प्रमाणित बीज, उनके लिए नमी का आदर्श प्रतिशत कितना होना चाहिए? धान के लिए ये है 13%। 13%? हाँ, बीजों को स्टोर करते समय नमी का सही स्तर बहुत जरूरी है ताकि उनकी जीवन क्षमता बनी रहे। ज्यादा नमी से मतलब फंगस वगैरह लग सकता है। सही बात है, ये काफी प्रैक्टिकल जानकारी है किसानों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, सेल्फिंग यानी स्वपरागण की हर पीढ़ी में हेट्रोजाइगोसिटी किस दर से कम होती है? कितने प्रतिशत? ये 50% की दर से कम होती है। 50%? जी, हर सेल्फिंग के साथ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप आधे रह जाते हैं और होमोजाइगस बढ़ते जाते हैं। इसी से तो प्योर लाइंस बनती हैं। अच्छा, मतलब जेनेटिक शुद्धता बढ़ती है। ठीक है। अब एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर सवाल। प्रश्न संख्या 4, गैट समझौता, गैट, ये किस साल लागू हुआ था? गैट लागू हुआ था 1948 में। 1948? हाँ, इसका मकसद था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ कम करना। बाद में यही WTO बना। जी, 1948 महत्वपूर्ण साल। अच्छा, अब भारत में कृषि विकास से जुड़े कुछ सवाल। प्रश्न संख्या 5, HYVP यानी हाई यील्डिंग वैरायटीज प्रोग्राम, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई भारत में? इसकी शुरुआत हुई 1966 में। 1966? जी, ये हरित क्रांति का एक बहुत अहम हिस्सा था। गेहूं, चावल की जो ज्यादा उपज वाली किस्में आई थी ना, वो इसी प्रोग्राम के तहत फैली। हाँ, हरित क्रांति के लिए एकदम मील का पत्थर, 1966। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला सवाल। प्रश्न संख्या 6, भारत में सीड्स एक्ट, बीज अधिनियम, ये संसद ने किस साल पारित किया? ये भी 1966 में ही पारित हुआ था। ओह, उसी साल? हाँ, क्योंकि HYVP को सफल बनाने के लिए अच्छे बीज चाहिए थे, तो ये कानून उसी समय लाया गया। क्या बात है, मतलब HYVP और सीड्स एक्ट का पास होना एक ही साल, 1966। ये बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तो फिर प्रश्न संख्या 7, सीड्स एक्ट लागू कब हुआ? पास तो 66 में हुआ, लागू होने में? लागू हुआ 1969 में। 1969 में? जी, कानून बनने और उसके पूरी तरह अमल में आने में अक्सर थोड़ा वक्त लगता है। नियम वगैरह बनाने होते हैं। सही, 1966 में पारित, 1969 में लागू। ठीक है। अब इसी से जुड़ा प्रश्न संख्या 8, भारत में सीड लेबलिंग, बीज पर जो लेबल लगता है वो कैसा है? ऐच्छिक है या अनिवार्य? ये अनिवार्य है, कंपल्सरी। अनिवार्य? हाँ, बीज अधिनियम के तहत पैकेट पर लेबल लगाना जरूरी है। उसमें किस्म, शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, ये सब जानकारी होती है। किसानों के लिए जरूरी है। बिल्कुल, पारदर्शिता रहती है इससे। अच्छा, अब ब्रीडिंग मेथड्स पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9, रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ये चयन पद्धति सबसे पहले किसने विकसित की? नाम थोड़े मुश्किल हैं। हाँ, ये थे कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन और हार्वे। कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन, हार्वे। जी, 1949 में। ये खासकर क्रॉस पॉलिनेटेड फसलों के लिए, जैसे मक्का, उनमें हाइब्रिड बनाने के लिए दो अलग पॉपुलेशन सुधारने की एक अच्छी तकनीक है। अच्छा, याद रखना होगा, कॉम्स्टॉक, रॉबिन्सन, हार्वे। चलिए, अब सेल बायोलॉजी से एक सवाल। प्रश्न संख्या 10, लाइसोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लाइसोसोम शब्द सबसे पहले क्रिश्चियन डी डुवे ने इस्तेमाल किया था। डी डुवे? हाँ, 1955 में। ये कोशिका के अंदर वो पाचन एंजाइम वाली थैलियां होती है ना, जो कचरा साफ करती हैं।
आत्मघाती थैला भी कहते हैं इनको। हाँ, सुसाइडल बैग्स। हाँ। डी डुवे 1955। ठीक है। अगला सवाल, पौधे की कार्यकी से प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन एक फोटोसिंथेसिस इनहिबिटर है, मतलब प्रकाश संश्लेषण को रोकने वाला? एक केमिकल का नाम है। वो है DCMU। DCMU। जी, डायोरॉन। ये एक हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशक। ये प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक देता है। अच्छा, इसलिए पौधा मर जाता है। DCMU। ओके। अब जेनेटिक्स का एक और सिद्धांत। प्रश्न संख्या 12। हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर समझाने वाली डोमिनेंस थ्योरी किसने दी थी? डोमिनेंस थ्योरी दी थी डेवनपोर्ट ने। डेवनपोर्ट। साल था 1908। इस थ्योरी के हिसाब से हाइब्रिड इसलिए बेहतर होते हैं क्योंकि जो खराब वाले रिसेसिव एलील हैं वो डोमिनेंट वाले से छिप जाते हैं। हालांकि और भी थ्योरी हैं, जैसे ओवर डोमिनेंस। हाँ, पर डोमिनेंस थ्योरी डेवनपोर्ट 1908। ठीक है। अब प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। प्रश्न संख्या 13। हैप्लॉइड पौधे, अगुणित पौधे, ये मुख्य रूप से किस विधि से बनाते हैं? ये ज्यादातर एंथर कल्चर से बनते हैं, परागकोश संवर्धन। एंथर कल्चर। जी, इसमें पराग कणों को सीधा कल्चर मीडियम पर उगाकर हैप्लॉइड पौधे बना लेते हैं। इससे ब्रीडिंग में बहुत टाइम बचता है, होमोजाइगस लाइंस जल्दी मिल जाती हैं। सही। एंथर कल्चर हैप्लॉइड बनाने के लिए। इसी से जुड़ा प्रश्न संख्या 14। हैप्लॉइड्स का विकास या कभी-कभी हाइब्रिड्स को बचाना, ये पौधे के किन भागों से किया जा सकता है? ये एंथर्स से यानी परागकोश से, या फिर ओवरी अंडाशय या ओव्यूल्स मतलब बीजांड, इनके इनविट्रो कल्चर से हो सकता है। एंथर और ओव्यूल कल्चर। ओके। अब कीट प्रतिरोध पर एक सवाल। प्रश्न संख्या 15। जब कोई होस्ट प्लांट, मतलब जिस पर कीट लगता है, वो उस कीट के जीवन पर बुरा असर डालता है, तो इस तरह के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस। हाँ, इसमें पौधा या तो कोई केमिकल बनाता है या उसमें कुछ ऐसा होता है जिससे कीट की ग्रोथ या उसका रिप्रोडक्शन कम हो जाता है। अच्छा, ये पौधे का एक तरह का एक्टिव डिफेंस है। ठीक है। अब कुछ सवाल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स से। प्रश्न संख्या 16। टीआरएनए में जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो एमआरएनए के कोडॉन से जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एंटीकोडॉन कहते हैं। एंटीकोडॉन। जी। प्रोटीन बनते समय टीआरएनए का एंटीकोडॉन एमआरएनए के कोडॉन से जुड़ता है। इसी से तय होता है कि सही अमीनो एसिड जुड़ेगा। एंटीकोडॉन कोडॉन का कॉम्प्लीमेंट्री। बिल्कुल। अगला सवाल ब्लड ग्रुप से है। ह्यूमन जेनेटिक्स है, पर सिद्धांत तो वही है। प्रश्न संख्या 17। अगर किसी की लाल रक्त कोशिकाओं पर एंटीजन ए हो और सीरम में एंटीबॉडी बी हो, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ब्लड ग्रुप ए होगा। ए ब्लड ग्रुप। ए ब्लड ग्रुप। ए बियोसिस्टम इसी पर आधारित है कि आरबीसी पर कौन सा एंटीजन और सीरम में कौन सी एंटीबॉडी। सही, सिंपल लेकिन फंडामेंटल। अब फिर से मेंडेलियन जेनेटिक्स। प्रश्न संख्या 18। किसी जीन के जो अलग अलग रूप होते हैं, वैकल्पिक रूप, उन्हें क्या कहते हैं? जीन के वैकल्पिक रूपों को एलील कहते हैं। एलील। जी, जैसे मटर में ऊंचाई की जीन के 2 एलील, एक लंबेपन के लिए कैपिटल टी, एक बौनेपन के लिए स्मॉल टी। लक्षणों में जो फर्क दिखता है वो इन्हीं एलील्स की वजह से होता है। एलील, एक ही जीन के अलग अलग वर्जन। ठीक है। अगला सवाल क्रोमोसोम से। प्रश्न संख्या 19। सेक्स क्रोमोसोम्स जैसे एक्स और वाई, इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको एलोसोम्स भी कहते हैं। एलोसोम्स। हाँ, और बाकी के जो क्रोमोसोम हैं जो लिंग निर्धारण नहीं करते वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। एलोसोम्स लिंग के हिसाब से अलग होते हैं। एलोसोम्स। ठीक है। अब कोशिका विभाजन में खास स्थिति। प्रश्न संख्या 20। फंक्शनल गैमेट्स मतलब जो काम कर सकें, ऐसे युग्मक खासकर ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स में, वो किस तरह के क्रोमोसोम सेग्रीगेशन से बनते हैं? ये मुख्य रूप से ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन से बनते हैं। ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन। जी, जब मियोसिस में ट्रांसलोकेशन होता है तो ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन से जो गैमेट्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का सेट बैलेंस्ड होता है, इसलिए वो फंक्शनल होते हैं। एडजेसेंट सेग्रीगेशन से इम्बैलेंस्ड बनते हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन फंक्शनल गैमेट्स के लिए जरूरी। अब कोशिका विभाजन की अवस्थाओं पर कुछ सवाल। प्रश्न संख्या 21। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम सबसे छोटे और सबसे मोटे किस अवस्था में दिखते हैं? क्रोमोसोम सबसे छोटे तो एनाफेज में दिखते हैं। एनाफेज। हाँ, क्योंकि तब सेंट्रोमेयर बनता है और क्रोमैटिड्स खिंचते हैं पोल्स की तरफ, तो वो छोटे लगते हैं। हालांकि सबसे मोटे मेटाफेज में दिखते हैं जब वो बीच में लाइन बनाते हैं। सवाल में सबसे छोटे पूछा है तो एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में सबसे छोटे।
और इसी से जुड़ा प्रश्न संख्या 22, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा फेज कौन सा है, ड्यूरेशन में सबसे कम? माइटोसिस का सबसे छोटा फेज भी एनाफेज ही होता है। एनाफेज। हाँ, ये स्टेज बहुत तेजी से पूरी होती है। क्रोमैटिड अलग होते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं। एनाफेज, सबसे छोटा फेज। हाँ, ठीक है, अब परागण के प्रकारों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 23, सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीशीज यानी स्वपरागित प्रजातियां, इनको और किस नाम से जानते हैं? इनको ऑटोगैमस स्पीशीज भी कहते हैं। ऑटोगैमस? जी, ऑटो मतलब खुद और गैमस मतलब शादी या युग्मन, तो स्वपरागण। ऑटोगैमस स्पीशीज। इसी से मिलता जुलता प्रश्न संख्या 24, जब किसी पौधे में सेल्फ पॉलिनेशन से बीज बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी। हाँ, इसमें परागकण उसी फूल के स्टिग्मा पर या उसी पौधे के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिरकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे गेहूं, चावल, जौ, ये सब ऑटोगैमस हैं। ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन का नतीजा। अब पॉलीप्लॉइडी पर कुछ सवाल। ये प्लांट ब्रीडिंग में बहुत अहम है। प्रश्न संख्या 25, गन्ना, कपास और ब्रासिका ग्रुप की फसलें जैसे सरसों, गोभी वगैरह, ये किस तरह के पॉलीप्लॉइड माने जाते हैं? ये ज्यादातर एलोपॉलीप्लॉइड्स माने जाते हैं। एलोपॉलीप्लॉइड्स? जी, इनमें 2 या ज्यादा अलग-अलग प्रजातियों के क्रोमोसोम सेट होते हैं। जैसे गेहूं, वो एलोहेक्साप्लॉइड है, कपास एलोटेट्राप्लॉइड है, गन्ने में भी काफी कॉम्प्लेक्स एलोपॉलीप्लॉइडी होती है। एलोपॉलीप्लॉइड्स मतलब अलग-अलग प्रजातियों के जीनोम का मिक्सचर। हाँ। अच्छा, अब खास तौर पर प्रश्न संख्या 26, आलू किस प्रकार का पॉलीप्लॉइड है? ट्रप्लॉइड मानते हैं, मतलब एक ही मूल प्रजाति के क्रोमोसोम के 4 सेट 4x। हालांकि कुछ लोग इसे सेगमेंटल एलोटेट्राप्लॉइड भी कहते हैं, पर ऑटो नेचर ज्यादा है। अब आउटलाइन में शायद एलोटेट्राप्लॉइड था। हाँ, आउटलाइन में एलोटेट्राप्लॉइड लिखा था। ओके, तो हम एलोटेट्राप्लॉइड के साथ चलते हैं जैसा आउटलाइन में है। वर्गीकरण में थोड़ी बहस रहती है कभी-कभी। ठीक है, स्रोत के अनुसार एलोटेट्राप्लॉइड, ये जानना भी जरूरी है। चलिए, प्रश्न संख्या 27, आजकल जो केला हम खाते हैं, कल्टीवेटेड बनाना, जिसमें बीज नहीं होते, वो किस तरह का पॉलीप्लॉइड है? केला मुख्य रूप से ऑटोट्रिप्लॉइड 3x होता है। ऑटोट्रिप्लॉइड? जी, एक ही जंगली प्रजाति के क्रोमोसोम के 3 सेट। ट्रिप्लॉइडी की वजह से मियोसिस ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए बीज नहीं बनता। फल बिना बीज का होता है। अच्छा, ऑटोट्रिप्लॉइड केले के बीज रहित होने का कारण। अब फिर से ब्रीडिंग मेथड्स पे प्रश्न संख्या 28, जब किसी F1 हाइब्रिड पौधे का क्रॉस उसके किसी भी पेरेंट से कराते हैं तो इस क्रॉसिंग को क्या कहते हैं? इसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस? हाँ, इसका इस्तेमाल किसी खास जीन को, जैसे रोग प्रतिरोधकता वाले जीन को, एक पेरेंट में ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, ताकि उस पेरेंट के बाकी अच्छे गुण बने रहें। बैक क्रॉस जीन ट्रांसफर के लिए। इसी से जुड़ा प्रश्न संख्या 29, किसी फसल में रोग प्रतिरोधकता विकसित करने के लिए सबसे असरदार और ज्यादा इस्तेमाल होने वाली विधियों में से एक कौन सी है? बैक क्रॉसिंग मेथड इसके लिए बहुत प्रभावी और पॉपुलर है। बैक क्रॉसिंग मेथड? जी, इस तरीके से किसी जंगली प्रजाति या दूसरी किस्म से रोग प्रतिरोधक जीन को एक अच्छी किस्म में लाया जा सकता है, उसके बाकी गुणों को ज्यादा छेड़े बिना। बिल्कुल, बैक क्रॉसिंग मेथड रोग प्रतिरोधकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 30, मेल स्टेरिलिटी, नरबंधता, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी CMS, इसको एक किस्म से दूसरी में ट्रांसफर करने के लिए अक्सर कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए भी बैक क्रॉस मेथड का ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके लिए भी बैक क्रॉस? हाँ, हाइब्रिड बीज बनाने के लिए मेल स्टेरिलिटी बहुत काम आती है, और इसे पचरीवी पेरेंट लाइंस में ट्रांसफर करने के लिए बार बार बैक क्रॉसिंग करते हैं। बैक क्रॉस मेथड मेल स्टेरिलिटी ट्रांसफर के लिए भी उपयोगी। तो ये थे प्लांट ब्रीडिंग से जुड़े 30 महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब, साथ में थोड़ा स्पष्टीकरण। ये था इस चर्चा का पहला भाग। उम्मीद है ये तेज रिवीजन सबके लिए उपयोगी रहा होगा। बिल्कुल, परीक्षाओं की तैयारी में ऐसा फोकस वाला पुनरावलोकन अहम फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने में मदद करता है। और हमने जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, ब्रीडिंग मेथड्स, बायोटेक, कई जैसा हमने शुरू में कहा था, अगर और प्रैक्टिस करनी है, MCQs देखने हैं या डिटेल नोट्स चाहिए तो agriexam.com पर जरूर जाएं। वहां तैयारी के लिए काफी अच्छे संसाधन मिल सकते हैं। जी हाँ,
लगातार प्रैक्टिस और सही जानकारी ही सफलता की कुंजी है। और इन सवालों को सिर्फ रटना नहीं, इनके पीछे के सिद्धांत समझना ज्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल। हम जल्दी इस सीरीज के अगले भाग और दूसरी जानकारी भरी चर्चाओं के साथ वापस आएंगे। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है प्लांट ब्रीडिंग की कौन सी तकनीकें भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होंगी? सोचने वाली बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। तब तक सब अपनी तैयारी जारी रखें, अगले भाग में मिलते हैं।